नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीई बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 87वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हमने पिछली क्लास में ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा में एजे हर्बर्टसन के जो विचार हैं उनके बारे में पढ़ा। अब आगे है अमेरिकन भौगोलिक विचारधारा। अमेरिकन भौगोलिक विचारधारा जो है उसका उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से विकास है वो प्रारंभ हुआ माना जाता है। यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो जर्मनी में प्रचलित विचारधारा के अनुरूप अमेरिका में विभिन्न विषयों का एक प्रकार से स्वतंत्र अध्ययन है वो प्रारंभ हो गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मनी के समान अमेरिका में विभिन्न विषयों का स्वतंत्र अध्ययन है वो प्रारंभ हो गया था। यानी विभिन्न विषय है वो स्वतंत्र रूप से उसमें अमेरिका में भी उस समय तक पढ़े जाने प्रारंभ हो गए थे। स्वतंत्र चिंतन आरंभ हो गया था। यूरोप की भांति भी यहाँ पर पृथक पृथक जो विश्वविद्यालय हैं उनमें विभिन्न विषयों का पृथक पृथक अध्ययन है वो क्रमानुसार या क्रमबद्ध तरीके से एक प्रकार से विकसित होता चला गया। और इसी क्रम में भी भौगोलिक जो अध्ययन है, भौगोलिक चिंतन जो है उसका भी प्रारंभ यहाँ पर हो गया। तो जैसे कि आधुनिक स्तरीय जो भौगोलिक चिंतन है उसका आरंभ 19वीं सदी से पहले जैसे कि जर्मनी एवं फ्रांस में आरंभ हो चुका था। तो अमेरिका में भौगोलिक चिंतन की जो वैज्ञानिक शाखा है उसको यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से पुनर्जीवन उसको प्रारंभ हुआ था। यानी ये प्रारंभ तो कहाँ से हुआ था? भौगोलिक चिंतन की आधुनिक शाखा का जर्मनी और फ्रांस, ये जो भौगोलिक विचारधाराएं हैं जर्मनी एवं फ्रांस भौगोलिक चिंतन, जो कि 19वीं सदी से पहले प्रारंभ हो गया था। यहाँ अमेरिका में उसको एक नया जीवन प्राप्त हुआ, पुनर्जन्म उसको मिला, पुनर्जीवन उसको यहाँ पर मिला। 19वीं सदी के अंत तक हम देखें तो यहाँ जो जर्मनी की पर्यावरणीय नीतिवादी विचारधारा है, पर्यावरणीय नियतिवादी विचारधारा का अच्छा खासा विकास यहाँ पर 19वीं सदी के अंत तक हो गया था, पर्यावरणीय नियतिवादी विचारधारा का। तो पर्यावरणीय नीतिवादी विचारधारा का यहाँ पर अच्छा खासा विकास हुआ 19वीं शताब्दी में। और ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी? जर्मन भौगोलिक विचारधारा है, जैसे हमबोल्ट हैं, रीटर हैं, फ्रेडरिक रेडजेल हैं, वहाँ से ये प्रारंभ होती है भौगोलिक विचारधारा नियतिवादी। अब यूएसए में भूगोल को वैज्ञानिक अध्ययन की आधुनिक शाखा के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? अमेरिका में भूगोल को वैज्ञानिक अध्ययन या वैज्ञानिक शाखा के रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य किया अर्नाल्ड गुयोट ने। अर्नाल्ड गुयोट का इसमें सबसे अग्रणी स्थान है। अर्नाल्ड गुयोट ने ही सबसे पहले आधुनिक वैज्ञानिक शाखा के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित करने का इनको श्रेय दिया जाता है। इसके बाद में दूसरा स्थान आता है विलियम मॉरिस डेविस का। दूसरे जो विद्वान हैं वो कौन थे? विलियम मॉरिस
डेविस। तो ये जो विद्वान हैं इन्होंने अमेरिका में आधुनिक या भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में, वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य है इनके द्वारा किया गया, जिसमें सर्वप्रथम स्थान आता है अर्नाल्ड गुयोट का और दूसरा है विलियम मॉरिस डेविस का। अर्नाल्ड गुयोट जो हैं उनके द्वारा नवीन भूगोल पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया गया था 1848 में। तो यहीं से इनका एक प्रकार से कह सकते हैं कि भूगोल अमेरिका में आधुनिक वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ था। इसके बाद में फिजिकल ज्योग्राफी मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्शन, ये भी इनके पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। जॉर्ज पार्किंस का भी महत्वपूर्ण स्थान उनका माना जाता है। जॉर्ज पार्किंस की एक पुस्तक 1864 में प्रकाशित हुई थी जो थी फिजिकल ज्योग्राफी मॉडिफाइड बाय ए ह्यूमन। तो इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है वो जॉर्ज पर्किंस का भी माना जाता है। ये 3 विद्वान हैं जो अमेरिका में भूगोल को प्रतिष्ठित करने में अग्रणी रहे। तो सबसे पहले हम अमेरिकन जो भूगोलिक विचारधारा है उसमें अमेरिका के प्रमुख भूगोलवेता कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्थान जिन भूगोलवेताओं का रहा है अमेरिका में भूगोल को एक विषय के रूप में, एक आधुनिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने का, उनमें सबसे पहले अर्नाल्ड गुयोट, लेकिन उनके विचार से पहले हम पढ़ेंगे विलियम मॉरिस डेविस। विलियम मॉरिस डेविस के विचार हम पढ़ेंगे। विलियम मॉरिस डेविस जो हैं वो अपने अपर्दन चक्र की जो अवधारणा है विश्व प्रसिद्ध हैं। तो विलियम मॉरिस डेविस हैं वो अपर्दन चक्र की अवधारणा के लिए विश्व प्रसिद्ध माने गए हैं। अब इनका जन्म है वो यूएसए के फिलाडेल्फिया में हुआ था 1850 में। में जन्म हुआ यूएसए के फिलाडेल्फिया में। तो यूएसए के सबसे महत्वपूर्ण या भूगोल के संस्थापक विचारकों में इनको गिना जाता है। जन्म 1850 में फिलाडेल्फिया में हुआ था एक मध्यम वर्गीय परिवार में, और इनके द्वारा 1869 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की गई थी 1869 में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए से इनके द्वारा स्नातक की उपाधि प्राप्त की गई। उसके बाद में 1870 से 73 के बीच ये अर्जेंटीना में एक मौसम वेधशाला में सहायक के रूप में इनके द्वारा कार्य किया गया। कब तक? 1870 से 73 में। कहाँ पर? अर्जेंटीना में एक मौसम वेधशाला में इनके द्वारा कार्य किया गया सहायक के रूप में। उसके बाद में इनके द्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ही शोध सहायक के रूप में कार्य किया जाने लगा। उसके बाद में भौतिक भूगोल के सहायक शिक्षक के रूप में 1878 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ही ये भौतिक भूगोल के सहायक के पद पर इनके द्वारा कार्य किया गया 1878 में। 1873 में इनके द्वारा यहाँ पर एक शोध सहायक के रूप में भी कार्य
किया गया था। 1878 में भौतिक भूगोल के सहायक के रूप में कार्य करने लगे। उसके बाद में 1885 में सहायक प्रोफेसर के पद पर इनके द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ही सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य करने लगे, यानी लगातार यहाँ पर पदोन्नति हुई। उसके बाद में 1890 में भूगोल के प्रोफेसर के रूप में ये कार्य करने लगे। 1890 भूगोल प्रोफेसर के रूप में कहाँ पर कार्य करने लगे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इनके द्वारा कार्य किया गया 1873 से लगातार। उसके बाद में इन्होंने 1899 में इनको भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। 1899 में भौतिकी प्रोफेसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार ये इनका अध्ययन अध्यापन का कार्य यहाँ चलता रहा। लगभग 1914 तक यहाँ पर इन्होंने अध्यापन का कार्य 1912 तक अध्यापन का कार्य इनके द्वारा किया गया था। इनका जो कालक्रम है 1850 से लेकर के 1934 तक रहा है। 1934 तक। तो ये इनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन पदों पर इनकी नियुक्ति हुई। उसके बाद में जो अमेरिकन भूगोल संघ है, यानी अमेरिका में जो स्थापित किया गया अमेरिकी भूगोलवेता संघ, उसके संस्थापक सदस्य भी ये रहे थे। अमेरिकी भूगोलवेता संघ के संस्थापक सदस्य। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। तो 1904 में स्थापित अमेरिकी भूगोलवेता संघ के संस्थापक सदस्य के रूप में भी ये रहे थे। इसके बाद में ये 1904 से 1904-5 में इसके ये अध्यक्ष भी रहे, अमेरिकी भूगोलवेता संघ के संस्थापक सदस्य, और 1904-5 में इसके अध्यक्ष भी रहे। अब तक यहाँ से क्या है, एक प्रसिद्ध भू आकृति विज्ञानी के रूप में डेविस ने देश विदेशों में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। इसके बाद में इनके द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों में भू आकृति विज्ञान के ऊपर अपने व्याख्यान भी प्रस्तुत किए इन्होंने। जैसे विभिन्न शोध पत्र पत्रिकाओं के द्वारा इन्होंने लगभग 100 से अधिक जो शोध पत्र पत्रिकाएं हैं उनके माध्यम से अपने विचारों को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाने का कार्य इनके द्वारा किया गया भू आकृति विज्ञान से संबंधित। 1908 से 9 का जो काल है उस समय ये बर्लिन विश्वविद्यालय में भू आकृति विज्ञान के ऊपर इनके द्वारा व्याख्यान भी प्रस्तुत किए गए थे। तो ये तो इनका सामान्य जीवन परिचय हो गया। इसके बाद में इनकी विचारधारा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान आता है वह है भू अपर्दन चक्र सिद्धांत है, या अपर्दन चक्र जो सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया उसमें सबसे महत्वपूर्ण इनका जो अपर्दन चक्र सिद्धांत है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 1882 में मोंटाना राज्य, यूएसए के तो मोंटाना राज्य में इनके द्वारा कोयला क्षेत्र जो है, कोयला खान जो है, उसका अध्ययन इनके द्वारा किया गया। तो 1882 में इनके अपर्दन चक्र की अवधारणा है, वहीं से ये प्रारंभ होता है। मोंटाना में किए गए प्रक्षेपण के आधार पर उनके द्वारा क्या है, अपर्दन चक्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो मोंटाना राज्य की जो कोयला खदान है उसके ऊपर जो अध्ययन किया गया उसी के आधार पर इन्होंने क्या है अपना अपर्दन चक्र प्रस्तुत किया था। मोंटाना राज्य के कोयला भंडार या कोयला क्षेत्र जो है उसका अध्ययन करने के बाद में सर्वेक्षण करने के लिए इनको भेजा गया था। वहाँ पर जो इनके द्वारा अध्ययन किया गया उसी के आधार पर इनके द्वारा, और जो अपर्दन चक्र इनके द्वारा दिया गया उसके लिए इन्होंने अपर्दन चक्र नाम न देते हुए भू आकृतिक चक्र उसको इनके द्वारा नाम दिया गया था। भू आकृतिक चक्र, जियोमॉर्फिक साइकिल,
भू आकृतिक चक्र इनके द्वारा इसे अपर्दन चक्र जो है उसको नाम दिया गया था। भू आकृतिक चक्र या जियोमॉर्फिक चक्र शब्दावली का प्रयोग इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो भूगोल कांग्रेस है, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल कांग्रेस के सामने 1899 में इसे प्रस्तुत किया। तो अपर्दन चक्र या भू आकृतिक चक्र जो है, जियोमॉर्फिक साइकिल जो है, वो इनके द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? 1899 में जो अंतर्राष्ट्रीय भूगोल कांग्रेस है उसके सामने इसे प्रस्तुत किया गया विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा। कौन सा चक्र, इसको नाम क्या दिया गया? जियोमॉर्फिक साइकिल। जियोमॉर्फिक साइकिल, भू-आकृति चक्र, ये सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इनकी कुछ विशेष बातें इसमें हैं, जैसे कि इनके द्वारा ये जो सिद्धांत है वो जो प्रस्तुत किया गया, ये डार्विन के जो विकासवादी सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित है। इनका मानना था डार्विन के समान की जो प्रकृति में जितनी भी चीज़ें जड़े हुए चेतन हैं, उसी में सभी प्रकार की चीज़ों में क्या है, परिवर्तन होता रहता है, कोई ना कोई नवीनता उनमें आती रहती है। तो इनका मानना था कि संसार के जड़े एवं चेतन सभी तथ्य साथ साथ में परिवर्तनशील होते हैं और साथ साथ में क्या होते हैं, विकासशील होते हैं। ये डेविस की विकासवादी जो विचार, डार्विन के जो विकासवादी सिद्धांत है उसके आधार पर इनके विचार है, ये उनसे मिलते जुलते विचार थे। डेविस ने अपर्दन चक्र की जो मूल प्रेरणा है वो क्या थी? डार्विन का विकासवादी सिद्धांत जो है वो इनके अपर्दन चक्र की मूल प्रेरणा थी। इनका मानना था डार्विन के समान कि जितने भी जड़े हुए चेतन जितने भी तथ्य हैं वो सारे के सारे क्या हैं, परिवर्तनशील हैं, सारे के सारे क्या हैं, विकासमान हैं, सभी में कोई ना कोई परिवर्तन उनमें होता रहता है। तो इनके द्वारा डेविस के अनुसार भू-आकृतिक चक्र क्या वह कालावधि की श्रृंखला है जिसमें एक जो नवीन भूपृष्ठ है वो उत्थित होकर के, यानी एक नवीन पृष्ठ में उत्थापन की क्रिया होगी। सर्वप्रथम क्या इन्होंने उत्थान को माना। तो इनके द्वारा क्या कहा गया कि अपर्दन चक्र या भू-आकृतिक चक्र वह कालावधि या विकास श्रृंखला है जिससे होकर एक नवीन उत्थित भूपृष्ठ का क्या है, अपर्दन होता है, जिससे वो युवा अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में और वर्धावस्था में पहुंच करके किस में बदल जाता है, एक पेनीप्लेन या समतल मैदान के रूप में बदल जाता है। सीधे सी बात यह है कि एक जो नवीन भूपृष्ठ है, अपर्दन चक्र क्या है, वह कालावधि है जिससे एक नवीन भूपृष्ठ जिसमें क्या है, उत्थापन की क्रिया प्रारंभ होती है। उत्थापन होगा, उसके बाद में क्या होगा, अपर्दन। नवीन भूपृष्ठ में उत्थापन। परिभाषा इनके द्वारा ये अपर्दन चक्र की दी गई है कि अपर्दन चक्र या भू-आकृति चक्र वह कालावधि यानी समय का वह भाग है, कालावधि है जिसमें एक नवीन भूपृष्ठ में उत्थापन होकर उसमें क्या होता है, अपर्दन। 3 अवस्थाएं इनके द्वारा बताई गई हैं। युवावस्था, अपर्दन की अवस्थाएं हैं ये, प्रौढ़ावस्था और उसके बाद में वर्धावस्था, और फिर वो किस में बदल जाता है, एक पेनीप्लेन में। पेनीप्लेन यानी समप्राय या समतल प्राय मैदान में वह परिवर्तित हो जाता है, ऐसा डेविस के द्वारा बताया गया। तो अपर्दन चक्र वह काला अवधि है जिसके दौरान या जिसके अंतर्गत एक नवीन उत्थित भूपृष्ठ अपर्दन के द्वारा एक अपर्दन की विभिन्न अवस्थाओं से, जैसे युवावस्था है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, वर्धावस्था से होते हुए एक समप्राय मैदान या एक समतल प्राय मैदान में बदल जाता है। इसी को क्या कहा गया है, अपर्दन चक्र कहा जाता है। इसमें विभिन्न कारक होते हैं, जैसे प्रवाही जल है, भूमिगत जल होता है, पवन होती है या हिमानी होती है। ये ग्लेशियल भी हो सकते हैं, कार्स्ट स्थलाकृति भी हो सकती हैं, फेल्यूवियल भी हो सकते हैं, एवलियन भी हो सकते हैं, यानी अलग अलग प्रक्रमों के आधार पर इनका क्या है, अब ये जो अपर्दन की विभिन्न अवस्थाएं हैं इनसे एक क्षेत्र है वो होकर के गुजरता है। तो ये संकल्पना 1899 में भूगोल कांग्रेस जो है उसके सामने इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक कांग्रेस के सामने ये प्रस्तुत की गई थी।
अपर्दन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के स्थल रूप निर्मित होते हैं। उनके जब इनके सिद्धांत में हम पढ़ते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप उत्पन्न होते हैं उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी है वो इनके द्वारा प्रदान की गई है। इसके बाद में इन्होंने कहा कि कोई भी स्थल रूप संरचना, परक्रम और अवस्था का परिणाम होता है। ये इनकी प्रमुख विचारधारा है कि कोई भी स्थल रूप, कोई भी स्थल रूप, लैंडफॉर्म, संरचना यानी स्ट्रक्चर, प्रक्रम यानी प्रोसेस, अवस्था यानी स्टेज का परिणाम होता है। ये इनके द्वारा एक विचार है वो प्रस्तुत किया गया कि कोई भी स्थल रूप संरचना यानी स्ट्रक्चर, प्रक्रम यानी प्रोसेस और स्टेज अवस्था का परिणाम होता है। इसके बाद में ये तीन अवस्थाएं इनके प्रदान बताई गई, बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, या कह सकते हैं युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है और वृद्धावस्था, अपर्दन चक्र के इनकी विशेषताएं हैं। तो इनकी अगर विचारधाराओं में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अपर्दन चक्र सिद्धांत, ये इनकी संकल्पनाओं की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसको इन्होंने भू-आकृतिक चक्र की संज्ञा भी दी है। दूसरा इनके विचारों में जो झलक दिखती है वो है नियतिवादी विचारों की, यानी जो अपर्दन चक्र दिया गया ये तो किस पर आधारित है, ये डार्विन के विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसके साथ साथ में जो जर्मनी की या जर्मन नियतिवादी विचारधारा है उसके ये समर्थन थे, नियतिवादी विचार। तो जर्मनी की नियतिवादी विचारधारा के ये क्या है, समर्थक रहे हैं, प्रबल समर्थक रहे हैं। इनके द्वारा जो भूगोल की जो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के ये पक्षधर हैं, और जर्मनी की जो विचारधारा है नियतिवाद की, नियतिवादी के बारे में हम जानते हैं कि पर्यावरण है वो मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। मानव पर्यावरण के प्रभाव से कहीं भी अछूता नहीं रह सकता, यानी मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप पर पर्यावरणीय प्रभाव है वो प्रदर्शित होता है, पर्यावरणीय प्रभाव है वह देखने को मिलता है। तो ये इस प्रकार से नियतिवादी विचारधारा जो है, यानी पर्यावरण को प्रमुख माना गया है, सभी कार्य हैं वो मानव के पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसी जर्मनी की जो नियतिवादी विचारधारा है उसका समर्थन भी विलियम मोरिस डेविस के द्वारा किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात इनके आती है वो है जब ये मोंटाना राज्य के कोयला जो क्षेत्र है उसके सर्वेक्षण के समय इनके द्वारा जो सिद्धांत जो अध्ययन किया गया और सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, यानी 1882 में इनके द्वारा सर्वेक्षण के लिए गए थे ये। उसके बाद में 1899 में अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक जो कांग्रेस है उसके सामने इनके द्वारा भू-आकृतिक चक्र या अपर्दन चक्र का प्रस्तुत किया गया, जो कि विश्व प्रसिद्ध इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनका माना जाता है। उसमें इन्होंने जो 2-4 बातें कही हैं उनके बारे में हमने जैसे देखा कि अपर्दन चक्र क्या है, वह कालावधि है जिसमें एक नवीन उत्थित भूपृष्ठ है वो अपर्दन चक्र से युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था से होते हुए एक संप्राय मैदान या पेनिप्लेन में बदल जाता है, ये इनके द्वारा कहा गया। उसके बाद में इनके अनुसार जो अपर्दन चक्र में बताया गया कि एक स्थल रूप वो किसका परिणाम होता है, एक स्थल रूप संरचना, परक्रम एवं अवस्था का परिणाम होता है। ये विचारधारा इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो अपर्दन चक्र का सिद्धांत है वो सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा इनकी मानी जाती है। इसके बाद में ये नियतिवाद के भी समर्थक रहे हैं। तो ये थे विलियम मोरिस डेविस के विचार। धन्यवाद।